नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नगर निकाय चुनाव में अपने सिंबल पे लड़ेगी और सभी पदों के चुनाव अपने सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अपने उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी सिंबल बांटेगी, यानी जो चिन्ह है पार्टी का वो दिया जाएगा। तो अपने उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी चिन्ह देगी। और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी नगर निकाय चुनाव अपने सिंबल पे लड़ेगी, यानी जो पार्टी का चिन्ह है उसी पे उम्मीदवारों को यह चिन्ह दिया जाएगा। तो अपने उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी सिंबल बांटेगी। और यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव अपने सिंबल पे लड़ेगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, भारतीय जनता पार्टी अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी नगर निकाय चुनाव जो है वो अपने सिंबल पे लड़ेगी? निश्चित तौर से देखिए, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम चीज़ है कि जहां पहले नगर निकाय चुनाव की बात अगर हम कर रहे थे और बात हुई थी भगवा मय करने की, पर अब जब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, उनमें अपने पार्षदों से लेकर पहले जहाँ मेयर को दिए जाते थे, अब उनको कमल के निशान पे पार्टी लड़ाएगी। मतलब सभी उम्मीदवारों को, चाहे वो वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, सबको वो अपने सिंबल देंगी और कमल के निशान पे लड़ाया जाएगा आगामी जो निकाय। सबसे अहम बात राजेश इसमें ये निकल के आती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दोनों, चाहे हम संगठन के प्रदेश महामंत्री की बात करेंगे, नए बने धर्मपाल सिंह, और भले ही उनके साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने, लगातार आप देखेंगे तो क्षेत्रवार उन्होंने बैठक की थी, फीडबैक ली गई। तो शायद मिशन 2024 के लिए ये जो पहली सीढ़ी है, जो बूथ स्तर के जो चुनाव होते हैं, इनकी जो माना जाता है ग्रास रूट लेवल के चुनाव होते हैं, उनमें सबसे अहम इस चीज़ को माना जा रहा है। और इसको भी पहले ये बात होती थी कि भगवा में होते हैं, सपोर्ट किया जाता था, पर अब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनको अपने सिंबल पर लाया जाएगा। और सिंबल पर लाने का मतलब है कि साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो बूथ लेवल की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रांग करती नजर आएगी। और जहां पहले भगवा मय की बात होती थी, अब उसको कमल मय करने की पूरी चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में होगी। और सबसे अहम चीज देखने होगी कि इसका जवाब में जो विपक्ष है वो कितनी तय करती है। हमेशा से बात होती थी राजेश की स्ट्रेटेजी बनाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग रहती है, एक कदम फॉरवर्डेड रहती है, एक कदम आगे रहती है। और वही देखने को मिला है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज इस चीज को माना है और इस चीज की घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नगर निकाय के जो चुनाव है उनको अपने सिंबल पर लड़ेगी। तो निश्चित तौर से ग्रास रूट लेवल से जो चुनौती देने की कोशिश की गई है और जिसका सीधा जो साफ तौर से जो असर पड़ेगा वो मिशन 2024 पे होगा, तो उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजेश, मनीष, इसके हम राजनीतिक क्या मायने समझे, जो कि बीजेपी की कोशिश यही रही है कि अब जमीनी स्तर पे जो बूथ हैं जो पिछली दफा कमजोर रहे थे उनको मजबूत किया जाए। इसको लेके कई बैठकें भी हुई, क्या मायने इसका हम समझे? यही कि जो बूथ स्तर पे अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैसे गांव में अपनी पकड़ मजबूत करे, कैसे निकाय में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। निश्चित तौर से राजेश, अगर हम इसकी राजनीतिक मायने निकालेंगे तो बहुत अहम मायने निकलते हैं। जहां पहले अगर आप पार्षदों की बात करेंगे, खाली मेयर के और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे उनको खाली सिंबल दिया जाता था, जो पार्षद होते थे चाहे वार्ड के अध्यक्ष हो उनको कभी भी सिंबल्स नहीं दिया जाता था। तो ये इस समय की सबसे अहम चीज़ है कि जब आपके पास नंबर्स ऑफ जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, जो आपके नंबर्स ऑफ, पहले आप उनको कहीं ना कहीं समर्थन देते थे, अब उनको समर्थन नहीं, वो आपके कैंडिडेट्स होंगे। तो सबसे अहम चीज़ जाएगा कि जो आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं जो बूथ लेवल पे जो पार्षदी के चुनाव लड़ते थे या फिर वार्ड अध्यक्ष के चुनाव लड़ते थे, अब वो पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका मोरल हाई होगा, उनका मोरल बूस्ट होगा और पार्टी की समर्थन बढ़ेगा और साथ ही साथ पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और यही कोशिश है। ज्यादा चाहे पार्षद होंगे चाहे वार्ड अध्यक्ष होंगे,
जो बढ़ेंगे वो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। और ये आने वाले 2024 का जो मिशन 2024 है, हाँ। 80 में से 80 सीट का जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, हाँ। उसके लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो इसकी राजनीतिक फायदे अभी नहीं पता चलेगा, पर जब आप चुनाव में जाएंगे, चुनाव के बाद जब आप जीत के सदन में आएंगे, उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो आपकी 2024 बिल्कुल आने वाले बहुत वक्त अहम में रहेगी। इसका असर जो है वो दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां जनता के बीच तैयारी में है समाजवादी पार्टी के नेता और 19 सितंबर को अखिलेश के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक पदयात्रा में शामिल होंगे। सपा कार्यालय के बाहर से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। 14 से 18 तक यह धरना प्रदर्शन जो होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को आईना दिखाने के लिए अब यह पदयात्रा निकाली जा रही है। तो विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने की और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव यहां दिखाई दे रही है। और लखनऊ से हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, समाजवादी पार्टी अब क्या संदेश इस पदयात्रा के लिए देने जा रही है, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन करना था उसे स्थगित किया गया है? जी बिल्कुल, अभी मनोज पांडे जो जी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक धरना प्रदर्शन होने वाला था उसको अब स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि आज पहला दिन था धरने का और किसी भी विधायक को विधानसभा के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। कुछ को घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था और कुछ विधायक जो इको गार्डन में भेजा गया, जिनको गाड़ी में भरकर उन्होंने वहां पे जाके अपना कुछ बताया कि भाई हम इन मुद्दों पर विचार करेंगे, इन मुद्दों को मानसून सत्र में रखेंगे और विपक्ष को जो है बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। इसलिए अब उस 14 तारीख से लेकर 18 तक होने वाले धरने प्रदर्शन को स्थगित करके अब 19 तारीख को पैदल मार्च निकालेंगे। समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, पूर्व विधायक, उन सब रहेंगे साथ में पैदल मार्च में और खुद अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा, पदयात्रा निकाली जाएगी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर से शुरू होगी और विधानसभा में जाकर समाप्त होगी। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली से अगली खबर, जहां भूटान के राजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई है और जिमें केसर नामग्याल वांगचुक का भारत दौरा है और प्रधानमंत्री ने भूटान के राजा का स्वागत किया, उनका वेलकम किया, उनसे मुलाकात की और मुलाकात की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री और भूटान के राजा साथ में बैठते हुए चर्चा करते हुए कई मुद्दों पे यहां दिखाई दिए। और खबर दिल्ली से है जहां एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी कल रवाना होंगे और उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट का आयोजन होगा। ईरान और रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। कोविड के चलते 2 साल से यह बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चूंकि कोविड कंट्रोल में है और यह बैठक एक बार फिर होने वाली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लंदन दौरा है। 17 से 19 सितंबर तक वो लंदन में रहेंगी और राष्ट्रपति क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगी। एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। और सूरत में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में राजभाषा का महत्व बढ़ा है और हिंदी हमारे मन और देश प्रेम की भाषा है। हम सभी देशवासियों को संकल्प लेने की जरूरत है। हमारी राजभाषा और स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक
इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता है। और दिल्ली में फ्री बिजली की सेवा 31 दिसंबर के बाद बंद कर दी जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता फ्री बिजली की सेवा लेना चाहता है तो उसे प्री अप्लाई करना होगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर कहा कि जो लोग फ्री सेवा नहीं लेना चाहते वो अप्लाई ना करें। वहीं गोवा में ऑपरेशन लोटस सफल होने पे केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हो गया है। कांग्रेस के 8 विधायक, जिसमें शामिल हैं दिगंबर कामत जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा में, जिसमें शामिल है माइकल लोबो, जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे। इनके साथ 6 और विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ये ऑपरेशन लोटस, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चलाती है, आज सुबह गोवा में सफल हो गया है। यही ऑपरेशन लोटस पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल्ली में पूरी कोशिश के बावजूद, मनीष सिसोदिया जी के घर पर 14 घंटे की सीबीआई रेड करने के बावजूद, उनके लॉकर पे रेड करने के बावजूद, डराने धमकाने के बावजूद, मनीष सिसोदिया जी को सीएम का पद ऑफर करने के बावजूद, आम आदमी पार्टी के एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर करने के बावजूद दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और बाहुबली अतीक अहमद के घर को कुर्क किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, उन्हें देखते हैं। अनुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम अतीक अहमद में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी 95D/15 चकिया खुल्लाबाद जनपद प्रयागराज द्वारा अपनी पत्नी शाइस्ता प्रवीण के नाम से अचल संपत्ति मकान नंबर 537F/166 मोहल्ला शेरवानी नगर वार्ड फैजुल्लागंज जनपद लखनऊ क्षेत्रफल 799.256 वर्ग मीटर जो करीब 8600 वर्ग फीट अवैध रूप से अर्जित की गई है। उक्त आवासीय भवन भूमि क्षेत्रफल 799.256 वर्ग मीटर फीट मकान नंबर 537 शेरवानी फैजुल्लागंज जनपद लखनऊ का संपूर्ण भाग मय भूमि व निर्माण को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा वाद संख्या भी लिखी गई है। वर्ष 2022 दिनांक 14/9/2022 में पारित निर्णय के आदेश के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नीचे लिखा गया है आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज। तो जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कोठी की कीमत की अगर हम बात करें तो करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 8600 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर यह कोठी है। कहीं ना कहीं अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो गुजरात के साबरमती जेल में इस समय वो बंद हैं, जहां पर उनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे जब दर्ज हुए थे उसके बाद गुजरात के साबरमती जेल में उन रखा गया है। अब लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्रवाइयों का दौर है वो चल रहा है। इससे पहले हमने तमाम जगहों पर देखा जो बाहुबली अतीक अहमद के करीबी थे उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। आज प्रयागराज में 2 जगहों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। वहीं लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी एक जगह पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं लगातार 2017 से बाद
जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई उसके बाद लगातार जो बाहुबली माफिया हैं उनकी संपत्तियां जो अवैध तरीके से अर्जित की गई हैं उन पर कुर्की की कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो अतीक अहमद पे लगातार पुलिस प्रशासन का जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। खबर इटावा से है, जहां यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव की कुर्सी को लेकर चर्चा हो रही है और अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को इसको लेकर पत्र लिखा है और विधानसभा अध्यक्ष से चाचा के लिए आगे की कुर्सी देने की मांग की है। इसे लेकर इटावा पहुंचे हैं शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि हमारी कुर्सी पहले से जहां अलॉट है हम वहीं बैठेंगे और कुर्सी अलॉट करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष का है। अखिलेश यादव को कुछ करना था तो पहले करते, ये शिवपाल यादव ने कहा। मुझे अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। तो कुर्सी तो हमारी अलॉट है, पहले ही से अलॉट है, तो हम जहाँ अलॉट है वहीं बैठेंगे और वो तो अधिकार अध्यक्ष जी का है, अध्यक्ष जी का है। अगर करना होता तो पहले शुरुआत में ही करना चाहिए था, अब क्या, तो अलॉट है। बिहार में नगर निगम और नगर परिषद का चुनाव होना है। इसे लेके आरा नगर निगम के लिए मेयर प्रत्याशी के तौर पे बिहार के जाने माने रंगकर्मी यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठने वाली स्वयंवरा को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं वो उन्होंने साफ तौर पे मेयर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसे लेके हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने स्वयंवरा से खास बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी कलाकार स्वयंवरा जी मौजूद हैं, जो पहले भी एक बार यूपीएससी निकाल चुकी हैं, उसके इंटरव्यू भी कर चुकी हैं, अपना स्कूल भी चलाती हैं। योनिका बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की चीज़ होती है भोजपुर के लिए कि योनिका एक बाल महोत्सव जो कराया जाता है उसमें सारे बच्चे युवा जुड़ जाते हैं। आज हमारे साथ है, आज इनके पास कुछ युवा भी आए हुए थे कि मेयर का चुनाव चल रहा है, दीदी आप भी चुनाव लड़ लीजिए मेयर का, लेकिन आप इनकार कर दी, क्या बात हो गया? मुझे नहीं लगता कि मैं इससे योग्य हूँ मेयर के पद के लिए। जिन योग्यताओं की ज़रूरत होती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस योग्य हूँ। शिक्षित हैं तब योग्य नहीं है, अंगूठा छाप लोग वोट मांग रहे हैं भोजपुर में घूम के। सिर्फ शिक्षा नहीं होती है, व्यक्तित्व में कुछ और दूसरी ज़रूरतें भी होती हैं। जैसे मुझ में संवेदनशीलता कुछ ज़्यादा है, भावुक ज़्यादा हूँ और कलाकार मन है तो तुरंत रुआंसा भी हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेयर जैसे पद के लिए दृढ़ व्यक्तित्व का होना ज़रूरी है, मजबूत व्यक्तित्व होना जरूरी है। और ये बताया जा रहा है कि आपको भोजपुर का पॉलिटिक्स पसंद नहीं है या फिर बिहार की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है? देखिए, अभी का जो पॉलिटिक्स है वो तो नकारात्मक है, ये हम आप सभी कोई जानते हैं। लेकिन ठीक है, ये मेरा मानना होता है कि अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो उसमें उतरना पड़ता है, तभी कीचड़ या गंदगी साफ हो सकती है उस हिसाब से। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लायक हूँ ही नहीं, मैं उसके लिए बनी। क्या कमियां है पॉलिटिक्स के लिए, क्या मतलब लग रहा है आपको, कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए बिहार में? अभी तो देख रही हैं कि नीतीश कुमार जी सीएम रहे हैं, 8-8 बार गिनी बुक में नाम लिखवाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, आरसीपी सिंह कह के चले गए कि 8 बार मतलब गिनी बुक में नाम लिखवाने के लिए अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में अभी? नहीं, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो अपने स्वार्थवश ही बार बार जो सत्ता पलट हो जाता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में वो शामिल हो जाया करते हैं। तो ऐसा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और अभी का पॉलिटिक्स पूरी तरह से स्वार्थ में लिप्त है। जो भी बनना चाहता है, विधायक पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वो इसी वजह से आना चाहता है कि उसकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। मैक्सिमम, मैं अधिकतर की बात कर रही हूँ, अपवाद हर जगह पे होते हैं, अपवाद की बात मैं नहीं कर रही हूँ। स्वयंवरा जी हालांकि पूरे बिहार समेत आरा की सबसे चर्चित और अपने जो योनिका संस्था चलाती है उससे बच्चे काफ़ी जुड़े रहते हैं, उनका राय आप सुन चुके हैं। और सच्चाई ये भी है कि ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जो विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोट करते हो। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक दिवसीय दौरे पे भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते ही उनकी मियाद पूरी हो गई है। पूरे देश में नीतीश कुमार घूम घूम कर देश के हसीन सपने दिखा रहे हैं देश को। उन्होंने कहा कि जो अपने सगों और परिवार को ठगे वो देश को ठगने चला है। ये देश संगठित है, ये देश उनके बहकावे में आने वाला नहीं। संगठित है। अगर हम नहीं होते भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी का मुराद कहाँ था?
और जिसने सगों को ठगा, जिसने परिवार को ठगा, वो पूरे देश को ठगने का सपना देख रहे हैं। देशवासी उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपना ही रह जाएगा। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और देश संगठित है, देश संगठित है इस देश के विकास को लेकर के। देश संगठित है इस देश में जो सुरक्षा की भावना प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पूरे देश में सुरक्षा की भावना को जो कायम किया है, तो देश कभी भी ऐसे लोगों के पाठ पढ़ाने से नहीं आएंगे। और इसलिए ऐसे लोगों का विनाश भी होगा। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। मैंने बार के बाद अब तीसरे बार चांस नहीं है। और राजस्थान के बूंदी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ हुआ, जहां गहलोत सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना पहुंचे और कहा कि विश्व में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां ग्रामीण ओलंपिक में 30 लाख लोग उत्साह से खेल में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक आयोजन से फिट राजस्थान, हिट राजस्थान का सपना साकार होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।